हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि भाई कल हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, और अब हम उसी क्रम में अपने एक नए चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 8, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, तो सभी बच्चों को पीडीएफ मिल चुकी है, और जो पीडीएफ है भाई मैंने केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सेंड की है ना, जिससे अपने जीआईएस और बीडीएस के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चों के पास पीडीएफ पहुंच गई है, या जिनके पास नहीं है ना तो वे लालाओ कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप पे खोल के देखें और नोट्स उतार लें। ठीक है, बिना नोट्स उतारे ना आप यहाँ से कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और ताकि आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए ना देखने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो मटेरियल आपके पास ज़रूरी है सबसे पहले। चलिए, तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, अर्थात हम इस चैप्टर में अपनी डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे, अपने हेल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सुनिए भाई, ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हम मुख्य रूप से 5 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में टोटली 5 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिजीज, या जिसको हम बीमारी कह सकते हैं, डिजीज, रोग जिसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, वो है बीमारी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एड्स, और नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 4 कैंसर, और नंबर 5 है इसका ड्रग एवं एल्कोहल। ठीक है, ड्रग्स एवं एल्कोहल। तो भाई इस पूरे चैप्टर नंबर 8 में हमें केवल इन 5 टॉपिक्स का अध्ययन करना है ना। यही 5 टॉपिक हमें अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने, ज़्यादा दिन का नहीं है, ये सब 1.5 घंटे की यदि क्लास है तो लास्ट आप मान के चलिए 5 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर ये 5 दिन का में कंप्लीट हो जाएगा भाई ना। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है डिजीज, है ना। तो कुछ सामान्य डिजीज, कुछ सामान्य रोग जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दी गई हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। हालांकि बीमारियां बहुत हैं, लेकिन हमें केवल उन्हीं का अध्ययन करना है जो हमारे लिए एनसीईआरटी सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, और उन्हीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है जो आज का है, आज का टॉपिक यही रहेगा, बीमारी। हम कंप्लीट डिजीज जो हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में दी गई है ना, उनको हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, तो है ना। उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा एचआईवी यानी कि एड्स के बाद हम पढ़ेंगे कैंसर, और कैंसर के बाद हम आएंगे प्रतिरक्षा पे, और सबसे लास्ट में आएंगे ड्रग्स एवं एल्कोहल पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके 5 टॉपिक हैं, और ये 5 टॉपिक हैं, ये पूरा चैप्टर आपका अधिकतम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अधिकतम 5 दिन में ये पूरा की पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। समझ रहे हैं? बिल्कुल एक एक दिन के टॉपिक हैं, ये एक एक दिन के टॉपिक हैं। तो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक पॉइंट को आप कंसंट्रेट होकर सुनना, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। और भाई लालाओ, अब थोड़ी रिवाइज की जो दर है ना, इसकी रिवाइज की जो रेट है आपकी, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, और अपने टाइम को भी बढ़ा दीजिए, पढ़ने वाले टाइम को। ठीक है, क्योंकि अब आपके एक दिन में जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा टॉपिक हो रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। एक तो आपकी तीनों सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की क्लास है, इंग्लिश की और है, तो लगभग 4-5 घंटे, 5-6 घंटे तो वो ही चले गए आपके। ठीक है, 6 घंटे तो वही हैं, और उसके बाद ना आपको लगभग 3-4 घंटे और निकालने। पर यार अब तो आप घर पे ही हैं, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं ना, तो लगभग 5-6 घंटा और आप निकालिए, ताकि आप प्रत्येक टॉपिक को जो डेली हो रहा है ना उसको आप बिल्कुल कवर करते हुए जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको टॉपिक के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता चला। क्या पता चला?
कि इस पूरे चैप्टर नंबर 8 में हमें मोस्टली 5 टॉपिक्स का अध्ययन करना है। पहला है डिजीज, जिसको आप बीमारी कहते हैं। सेकंड है प्रतिरक्षा, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना है। फिर हमें एड्स के बारे में पढ़ना है, फिर कैंसर के बारे में पढ़ना है, और फिर ड्रग एवं एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पे ना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। समझ पा रहे आप मेरी बात को? तो ये आपकी चैप्टर की समरी है भाई, है ना। जो पूरा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 उसकी ये समरी है। चलिए, तो ये बात हुई भाई। अब हम जो आज का अपना टॉपिक है वो है रोग, जिसको आप डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग या डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि क्या है डिजीज, क्या है ना। तो सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोग से पहले हम बात करते हैं एक ह्यूमन हेल्थ के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो हेल्थ की क्या डेफिनेशन बताता है। सुनिए मेरी बात। WHO के अनुसार स्वस्थ या स्वास्थ्य हम उसको बोलते हैं जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानसिक या शारीरिक दृष्टि से कैसा हो, उसका पूरा शरीर बिल्कुल संतुलन में हो, तो हम उसको स्वास्थ्य कहते हैं ना, या स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जनन स्वास्थ्य, जब हमने देखा था इस डेफिनेशन को ना। फिर वो कहता है कि जो मानव का स्वास्थ्य है, मानव का जो स्वास्थ्य है उसे 3 कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जो ह्यूमन हेल्थ है ना, उसे 3 कारक प्रभावित कर सकते हैं। एक तो करता है आनुवांशिक विकार, NCERT का पॉइंट है ये, आनुवांशिक विकार। एक करता है संक्रमण, और एक आपकी लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन शैली। सुनिए, स्वास्थ्य किसको बोलते हैं आप स्वास्थ्य उसको बोलते हैं जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से कैसा हो, संतुलित हो, तो हम उसको एक स्वास्थ्य बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अब वो ये कहता है कि मानव के स्वास्थ्य को 3 निम्न कारक प्रभावित कर सकते हैं। एक तो करता है आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार क्या है? ये ऐसे रोग हैं जो जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात, या जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही कुछ अपूर्णताएं, कुछ डिजीज उसकी बॉडी के अंदर आती हैं, तो वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो एक कारक तो हो गया जेनेटिक, तो आनुवांशिक कारणों से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और एक संक्रमण का मतलब है कोई भी रोग कारक, जैसे वातावरण में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि का यदि इसकी बॉडी में संक्रमण हो जाए तो इसका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, होता है ना। और एक आपकी जीवन शैली कैसे कि आपके खाने पीने का ढंग, आप अपने भोजन में क्या ले रहे हैं, टाइम से खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो और आपका व्यायाम करने का तरीका, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। आपके स्वभाव में कोई कमी, स्वभाव में कमी होती है ना, कुछ होते हैं भाई, नहीं मैं तो भाई दूध नहीं पीऊँगा, मुझसे तो दूध नहीं पिया जाता, है ना। और एंगर स्वभाव, वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव कैसे होते हैं ना। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना, आपकी जो जीवन शैली होती है, वो भी तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बोलिए, करती है नहीं करती? अरे आपका स्वास्थ्य आपके व्यवहार है, जैसे आप ड्रग्स लेते हैं, आप मदरा पान करते हैं, तो आप स्वस्थ होंगे क्या? बोलिए, नहीं होंगे ना। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जाता है? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यसन नहीं हो। ठीक है, किसी भी प्रकार के गलत व्यसन नहीं होते ना, हम उसे सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे स्वास्थ्य को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आनुवांशिक विकार है, संक्रमण है और जीवन शैली है। तो जीवन शैली तो प्रभावित करेगी भाई। जिस प्रकार का आपका रहने खाने का, पीने का ढंग होगा, आप उसी हिसाब से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए फिर हम बात करते हैं रोग की,
कि आखिर ये डिजीज क्या है, रोग। यदि मैं रोग को डिफाइन करूं तो ये रोग क्या चीज़ है, तो मैंने क्या कहा रोग के बारे में, यदि आपके शरीर का कोई अंग या तंत्र प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करे और उसकी वजह से कोई लक्षण आपकी बॉडी में नजर आए, तो हम उस कंडीशन को बोलते थे डिजीज, यानी कि रोग। क्या है रोग बोलिए? रोग क्या होता है? रोग ये होता है कि जब भी आपके शरीर का कोई अंग या तंत्र प्रॉपर रूप से काम नहीं करे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, और प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा ना, तो आपकी बॉडी में ना कुछ कमियों के लक्षण नजर आएंगे, तो आप उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिजीज कंडीशन बोलेंगे या रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे, रोग बोलते हैं आप उसको, ठीक है। चलिए, तो रोग क्या है कि जब भी आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन्स या तंत्र प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे और उसकी वजह से कोई विशिष्ट लक्षण नजर आए, तो हम उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। अब ये जो रोग होते हैं ना, रोग, ये जो रोग होते हैं ना, ये भी क्या है भाई? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं डिजीज। जो डिजीज है ना वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका कौन सा रोग? संक्रामक। और एक होते हैं आपके कौन सी डिजीज? असंक्रामक, ठीक है। तो जो रोग हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, एक संक्रामक होते हैं और एक असंक्रामक होते हैं। अच्छा, संक्रामक कौन से रोग होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क करने से ही फैल जाते हैं, उसे तो हम बोलते हैं संक्रामक रोग। आपके जैसे जितने खांसी जुकाम है ना, खांसी जुकाम और अपना जो एड्स वगैरह है, ये सभी संक्रामक रोग हैं, है ना। और असंक्रामक किसको बोलते हैं? ऐसे रोग जो संपर्क करने से बिल्कुल भी नहीं फैलते हैं, ठीक है। जैसे आपका कैंसर है। अब जैसे एक बात बताओ, कोई कैंसर वाला व्यक्ति है तो आप कैंसर वाले व्यक्ति के साथ कितना भी संपर्क रखिए, आपको कैंसर नहीं होगा उससे, ठीक है, समझने। अब जैसे कोई टीबी वाला व्यक्ति है तो टीबी तो हो जाती है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, होती है ना, है ना। तो अब वो कैसा हो जाएगा? संक्रामक रोग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो पहले तो मैंने आपको यहीं तक लिखाया हुआ है, इसके बारे में आप सभी जान गए होंगे ना। चलिए, यहाँ तक बात कंप्लीट है सभी बच्चों की कि भाई अपना जो इस चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें सबसे पहले हमने स्वास्थ्य देखा, फिर हमने देखा कि भाई स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, फिर हमने रोग पढ़ा, रोग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। ये छोटी छोटी सी नॉलेज अभी हमने ग्रहण की है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसी क्रम में अब सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग क्या टॉपिक है? मानव में सामान्य रोग, जो कि आज का पूरा टॉपिक है। तो मानव में जो सामान्य रोग होते हैं ना, कुछ कॉमन डिजीज जो होती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मानव में जो सामान्य रोग हैं वो किन्हीं कारणों से हो जाते हैं, कुछ रोग कारकों से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे कृमि हो, चाहे वो कवक हो ना, ऐसे, या प्रोटोजोआ हो। तो अपना जो इस चैप्टर ना, इस चैप्टर या एनसीईआरटी सिलेबस में निम्न से निम्न कारकों की वजह से जो रोग होते हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहले पूरा समराइज इसको कर देते हैं। एक तो होता है जीवाणु जनित रोग, ठीक है। एक है विषाणु जनित रोग, एक है प्रोटोजोआ जनित रोग, एक है कृमि जनित रोग, और एक है कवक जनित रोग। सुनिए भाई, अपने इस एनसीईआरटी सिलेबस में जो मानव में सामान्य रोग है ना, तो वो सामान्य रोग इन रोग कारकों की वजह से होते हैं।
अच्छा, पैथोजन या रोग कारक किसको बोलते हैं? ऐसे कारक जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज फैलाते हैं या रोग को फैलाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं भाई? रोग कारक या पैथोजन बोलते हैं। तो सुनिए, हमारे सिलेबस में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो एक है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में हम 2 प्रकार की डिजीज का अध्ययन करेंगे। 2 प्रकार की डिजीज देखेंगे जो जीवाणु से होती है। एक देखेंगे टाइफाइड और एक देखेंगे हम न्यूमोनिया, है ना। एक तो अध्ययन करेंगे हम टाइफाइड का और एक अध्ययन करेंगे न्यूमोनिया का। जो विषाणु जनित रोग है ना, इसमें हम केवल एक ही डिजीज का अध्ययन करेंगे और वो डिजीज है सामान्य जुकाम, सामान्य जुकाम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोजनित में। तो प्रोटोजोजनित में एक रोग देखेंगे हम इम्पोर्टेंट रूप से मलेरिया, मलेरिया। और सेकंड रोग हम देखेंगे अमीबियासिस, अमीबियासिस, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कृमि जनित रोग की। तो कृमि जनित रोग में भी हम 2 रोग देखेंगे। एक देखेंगे एस्केरियासिस एंड सेकंड देखेंगे हम फाइलीरियासिस। ये 2 डिजीज हमें कृमि जनित पढ़नी है। और एक कवक जनित रोग में केवल एक ही है और वो है दाद। क्या है? दाद। तो भाई सुनिए, ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सरल पैटर्न से लेता हुआ चल रहा हूँ। अब प्रत्येक चैप्टर में ना, प्रत्येक चैप्टर के मैं और नए नए तरीके आपके लिए खोज रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से हर टॉपिक समझ में आए। समझ रहे? बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि मानव में जो सामान्य रोग हैं, जो हमारे लिए आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक यही है, हमें इन सभी डिजीज के बारे में स्टडी करनी है। जितनी भी बीमारियां आपको दिख रही हैं बोर्ड पर, इन सभी डिजीज के बारे में हमें अध्ययन करना है। इन सभी डिजीज के बारे में हमें अध्ययन करना है भाई। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डिजीज को मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपने देखा कि तो आप जो ये बोर्ड पर देख पा रहे हैं ना, ये जितनी भी डिजीज हैं वो आज हमें पढ़ के चलनी है। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से कोई ना कोई डिजीज आने की संभावना रहती है, ठीक है। और अपने नीट में भी यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 100%। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, मैंने पूरे आपको समरी आउट कर दिया है आपके लिए कि हमारे जो मानव के जो सामान्य रोग हैं, जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ने हैं, वो निम्न रोग हैं। कि देखो, एक तो जीवाणु जनित रोग, मतलब ऐसे रोग जो जीवाणुओं के कारण होंगे, तो वो एक तो है टाइफाइड, एक है न्यूमोनिया। हालांकि बहुत सारे रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं, लेकिन हमें केवल इन्हीं 2 का अध्ययन करना है, टाइफाइड का और न्यूमोनिया का। समझ गए? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में यही है और यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग में केवल आपको कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुकाम पढ़ना है। फिर हम प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग देखेंगे। तो प्रोटोजोआ की वजह से मुख्य रूप से 2 रोग हैं, एक इम्पॉर्टेंट मलेरिया और एक अमीबियासिस। क्या है? अमीबियासिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से रोग हैं जो कृमि की वजह से होते हैं। तो एक डिजीज है एस्केरियासिस और एक डिजीज है फाइलेरियासिस, है ना। और ऐसा रोग जो कवक की वजह से होता है वो होता है दाद रोग। कौन सा रोग? दाद रोग। तो देखिए, हमारे पास ये 5 प्रकार के रोग जनक हैं। एक जीवाणु होगा, एक विषाणु होगा, एक प्रोटोजोआ होगा, एक कृमि होगा और कवक होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो सामान्य डिजीज होती हैं, उनका आज हमें यहाँ पर एक एक करके क्या करना है? स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? हालांकि ये आपके पढ़ने वाली सी बात है, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन जो मलेरिया वाला टॉपिक है इसको तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में। हालांकि मैं प्रत्येक पॉइंट को आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि टाइफाइड, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस और दाद, इनको तो यदि आप नोट्स में से पढ़ेंगे ना तो ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद ही करना है, इसका कोई ऐसा तो है नहीं समझाने वाली कोई बात हो ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए,
लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इनके बारे में जिक्र करेंगे, सभी के बारे में एक एक को हम करते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। सुनिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीवाणु जनित रोग की। और जीवाणु जनित रोग में सबसे पहली जो डिजीज है ना वो है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। आप इस टाइफाइड को सामान्य भाषा में मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा ना, अरे हम सभी के होता है ये मोतीझरा, सामान्य नहीं पढ़ा आपने? अरे पढ़ा क्या मतलब, देखा भी होगा, हुआ भी होगा, आप सभी के हुआ होगा तो टाइफाइड जो डिजीज है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो डिजीज आप इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। टाइफाइड या मोतीझरा, मतलब एक तो मलेरिया रोग और एक टाइफाइड रोग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनके 100% संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में आने की ना, और ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ने सभी हैं लेकिन ये तो आपको बिल्कुल भाई अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तो टाइफाइड की। तो टाइफाइड के मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई इस टाइफाइड का रोग कारक कौन है। तो इस टाइफाइड का रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु। कौन है बोलिए? साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु इस डिजीज को फैलाने वाला रोग कारक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट याद करने, मैंने बहुत मेहनत करके, अभी नहीं पता आपको कितनी मेहनत लगती है इसमें, पता है आपको? आप जब टीचर बनेंगे ना तब आपको पता चलेगा, है ना, कितनी मेहनत से, कितने तरीके से आपके लिए नोट्स, क्योंकि अच्छे वाले नोट्स बनाना चाहिए, मतलब आपके लिए नोट्सों में क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ें, आपको सरल लगे और पूरे के पूरे नंबर भी आएँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई पॉइंट नहीं रहे, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं रहे, समझ रहे हैं। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए जाते हैं, ऐसे नहीं किए जाते, बहुत दिमाग का यूज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। 4-4, 5-5 बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बायोलॉजी में अधिकांश ये देखने को मिलता है कि कुछ बुकों में कुछ डेटा गलत हो जाता है, कुछ लाइंस गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो 3-4 बुकों का, ऑथेंटिक बुकों के स्टडी करके इनके बारे में मैटर तैयार करना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए तो मिल रहे हैं ना, बस इतना, ठीक है। तो भाई थोड़ी मेहनत का आप भी किया करें, हालांकि मुझे पता है आप कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकांश बच्चे तो मज़े ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। चलिए तो देखिए, टाइफाइड रोग है, तो टाइफाइड रोग का जो रोग कारक होता है ना वो होता है साल्मोनेला टाइफी। कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु। अब मैं इसके वाहक या संचारण की बात करूं कि भाई ये जो रोग है वो किसके वजह से होता है, तो ये जो डिजीज है ना वो या तो संदूषित जल व भोजन के लेने से होता है। मतलब आपने या तो ऐसा भोजन किया है जो प्रदूषित है या ऐसा पानी पिया है जो प्रदूषित है, तो संदूषित जल व भोजन की वजह से आपको ये डिजीज हो जाती है, मतलब इसका संचारण है या वाहक है। अब बात ये आती है कि यदि आपके लिए ये रोग हो जाए, है ना, या आप में ये टाइफाइड रोग हो जाए, तो आपकी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप बोलेंगे साहब हमारी छोटी आंत्र प्रभावित हो जाती है इस डिजीज से। कौन कौन प्रभावित हो जाती है? छोटी आंत्र, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि ये रोग यदि आपके हो गया तो आपको क्या क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैं इम्पॉर्टेंट लक्षण आपको बताऊंगा, है ना, इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए विशिष्ट हैं। तो एक तो इसमें लंबे समय तक क्या रहता है? बुखार रहता है ना। इस बुखार में ना 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। और आप एक और नोट कर लीजिए जो NCERT का देता है सेल्सियस में। सुनो, जहाँ मैंने ये टाइफाइड के लक्षण लिखाए हुए ना, लक्षण, तो उसमें पहले लिखा हुआ है कि इसमें लंबे समय तक बुखार रहता है, तेज़ बुखार रहता है। मैंने आपको 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखाया हुआ है, तो आप वहीं पे ऊपर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और कर लीजिए। ये तो सेल्सियस में इसका मान है और ये फ़ारेनहाइट में इसका मान है, दोनों कर लीजिए। अब ये सेल्सियस का मान है ना,
वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो हो सकता है जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो सेल्सियस में मान दे देगा इसका कि कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है टाइफाइड रोग में। तो आपको 39 से 40 डिग्री सेल्सियस याद करना है, वो आप नोट कर लीजिए वहाँ पे बिल्कुल। तो लंबे समय तक बुखार रहता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो तो नॉर्मल है, वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जब मामला गंभीर हो जाए, मामला गंभीर हो जाए तो आपकी जो आंत्र होती है ना उसमें छेद हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो सेकंड है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो लक्षण की मैं बात करूं, आपको ऐसे याद करने, अब इसमें समझाने के लिए वैसे तो कुछ नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। देखिए, टाइफाइड इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। टाइफाइड जिसको आप मोतीझरा कहते हैं, इसका रोग कारक कौन है, साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु है। इसका संचारण कैसे होता है, प्रदूषित जल या भोजन से। अब प्रदूषित जल या भोजन से कैसे, मान लीजिए आपके मल जो होता है मल, उसमें साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु है और उस मल पे यदि कोई मक्खी मच्छर आपके बैठ जाता है तो टाइफी जीवाणु उसके शरीर से चिपक जाता है और वो मक्खी मच्छर यदि आपके भोजन पर बैठ जाए, जल पर बैठ जाए तो उसमें टाइफी जीवाणु आ जाएगा और आप उसको पी लेंगे आप तो उस जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और फिर आप में आपके लिए बीमारी फैलाएगा। समझ पा रहे हैं। अरे मान लीजिए किसी के टाइफाइड डिजीज है और वो व्यक्ति मल पास आउट करता है तो उसके मल में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होंगे, श्योर है। अब उसके मल पर यदि कोई मक्खी मच्छर बैठ जाए, अब वो मक्खी मच्छर हर घरों में घूमते हुए रहते हैं, तो मान लीजिए आपके भोजन पर या पानी पर बैठ जाए तो आप भी तो संक्रमित हो जाएंगे उससे। ऐसे होता है इससे, ठीक है। लक्षण हो गया। तो लक्षण में आपको याद करना है कि बुखार कितने डिग्री टेम्परेचर होता है और आंत्र में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई लालाओ, ये नीट में कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड रोग का निदान किस परीक्षण से किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये विडाल परीक्षण से इसका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, मतलब इस रोग की पहचान की जाती है। निदान या परीक्षण में आपको बता चुका हूं ना, निदान क्या है, निदान जिसको आप इंग्लिश में डायग्नोसिस बोलते हैं, निदान बोला जाता है जब आप किसी रोग की क्या कर लें, पहचान कर लें कि भाई हाँ इस व्यक्ति के ये रोग है। अरे लैब में जो कार्य होता है ना, लैब में जो कार्य किया जाता है तब आपकी रिपोर्ट आती है कि भाई आपको ये बीमारी है, तो समझ लो वो आपके रोग का डायग्नोसिस यानी कि निदान हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार नीट एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा, कि विडाल परीक्षण किससे संबंधित है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, या टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण हम काम में लेंगे, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है, तो इसको तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेना। कौन सा परीक्षण काम में लिया जाएगा इसके लिए, विडाल परीक्षण काम में लिया जाएगा। कौन सा परीक्षण बोलिए, विडाल परीक्षण, किसके लिए, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए, समझ गए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर इसमें एक रोचक तथ्य है जो मैंने आपको नोट लगा के लिखाया हुआ है। कैसे, कि भाई एक मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी। वो महिला एक रसोइया थी, मतलब रसोई का काम करती थी, एक रेस्टोरेंट में भोजन पकाती थी, ढाबा चलाती थी, ठीक है। तो वो मैरी मेलोन एक ऐसी महिला थी जिसने पता नहीं कितने लोगों में टाइफाइड रोग का संचारण किया। क्यों, क्योंकि उसको खुद को टाइफाइड था लेकिन उसमें लक्षण नहीं शो होते थे, वो एक प्रकार से वाहक की तरह काम करती थी, है ना। मैरी मेलोन, बहुत इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य है ये कि मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, है ना। उसके खुद के टाइफाइड, उसकी बॉडी के अंदर टाइफाइड जीवाणु थे। तो जब भी वो काम भोजन करती थी ना तो उसके जो वायु से, उसके नाक ड्रॉपलेट से, खांसने से, छींकने से, हाथों से भोजन टच होता था तो उस भोजन में कौन मिल जाता था, साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु मिल जाता था। तो जो भी उस रेस्टोरेंट में भोजन करता था ना उन सभी के कौन सा रोग हो जाता था, टाइफाइड रोग हो जाता था ना।
तो हम उसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानने लग गए। बहुत समय पहले की बात है ये एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक ने लिखा हुआ है ये कि एक रोचक तथ्य इस टाइफाइड डिजीज़ के बारे में कि एक मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी जिसकी वजह से पता नहीं लाखों लोगों में ये टाइफाइड रोग फैला था और बहुत सारे उनमें से मर भी गए थे। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट होता है भाई टाइफाइड। क्या कंप्लीट होता है? टाइफाइड। अब समझ गए होंगे आप टाइफाइड के बारे में। तो ये आपको पढ़ना है केवल बस, इसलिए मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखा आपके लिए ऐसे शानदार नोट्स मैंने तैयार किए हैं ताकि आपको बस हल्के से इसको बारे में समझ में आ जाएगा और प्रत्येक पॉइंट आप इसमें कवर कर पाएंगे। बोलो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और अच्छा भी लगता है। ठीक है, यदि कोई एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन को देखेगा ना तो अच्छे से नंबर दे देगा तुरंत ही, कि यार कितने अच्छे तरीके से लिखा है हर पॉइंट को। क्या रोग कारक कौन है, संचारण कैसे हो रहा है, प्रभावित अंग कौन है, लक्षण क्या है, परीक्षण कौन सा, रोचक तथ्य या नोट भी क्या है। ठीक है, ऐसे इतनी बात समझ में आ गई आप सभी के। ठीक है, तो ये टाइफाइड जो रोग है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है भाई। एक मलेरिया और टाइफाइड, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमोनिया की। तो एक तो हो गया टाइफाइड, अब हम बात करते हैं न्यूमोनिया की। ठीक है भाई, तो न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया के मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं रोगजनक के बारे में। किसके बारे में? रोगजनक के बारे में। तो इसका रोगजनक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और एक पता नहीं मेरे से कैसे वो रह गया, मैंने तो बाद में देखा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसको पूरा लिख लो गमारो, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी पूरा कर लीजिए। नोट्स में इतना ही लिखा हुआ है, शायद इन्फ्लू ऐसे लिखा हुआ है क्या, है ना, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने पूरा वर्ड ही नहीं लिखा वो। अब उसको कंप्लीट कर लो नोट्स में, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, रह गया मेरे से पॉइंट, आगे बढ़ गया हूँगा मैं। चलिए, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोप्लस जो इन्फ्लुएंजी है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, वो इसका कौन है भाई? पैथोजन है या रोगजनक है जो इस रोग को फैलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके मैं वाहक की यदि बात करूं, है ना, वाहक यानी कि जो इसका संचारण माध्यम होता है, संचारण माध्यम। ठीक है, संचारण मतलब इसका ये रोग फैलता कैसे, संचारण कैसे होता है। तो संचारण कैसे होता है भाई, मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट में, ड्रॉपलेट्स एंड यूजेज थिंग्स। सुनिए मेरी बात को, सुनिए भाई, कि इसका संचारण कैसे होता है। अब मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ इन पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है ना, रटना नहीं है, समझना है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो संचारण होता है ना, संचारण कैसे होता है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, तो जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके नाक से या मुंह से कुछ तरल की बूंदें निकलती है ना, उन बूंदों को हम कहते हैं ड्रॉपलेट। क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। तो वो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं न्यूमोनिया से ग्रसित हूँ, तो जब भी मैं खांसूंगा या छींकूंगा तो मेरे अंदर से ड्रॉपलेट निकलेगी, और कोई स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो उन एरोसोल सांस के माध्यम से, मतलब इन कणों को सांस के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, और उसको भी क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया या संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, और या मैं संक्रमित हूँ तो मैं किसी भी वस्तु का यदि यूज करता हूँ, किसी भी वस्तु को मैं टच करता हूँ, है ना, और उसी वस्तु को वो भी टच करता है या यूज करता है, तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। तो ये संचारण माध्यम है। अब मैं इसके बात करूँ कि न्यूमोनिया का प्रभावित अंग कौन सा है, तो न्यूमोनिया में जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े, उनकी कूपकाएँ, लंग्स की जो कूपकाएँ होती है ना, लंग्स की जो कूपकाएँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वो प्रभावित होती हैं लंग्स की कूपकाएँ। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूमोनिया रोग में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर है फेफड़ों की कूपकाएँ प्रभावित होती हैं। फेफड़ों की क्या प्रभावित होती हैं? कूपकाएँ प्रभावित होती हैं।
ठीक है। लक्षण की मैं बात करूं तो इसके इम्पोर्टेंट लक्षण मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो है कि इसमें श्वसन में क्या आती है, बोलिए, कठिनाई आती है ना। और जो गंभीर मामले ना, हालांकि तेज सिर दर्द, खांसी, कुछ ये तो होता ही रहेगा ना। गंभीर मामले जो होते हैं ना, गंभीर मामले में एक तो आपके होंठ और जो नाखून हैं, होंठ और नाखून, उनका जो रंग हो जाता है ना, वो नीला पड़ने लग जाता है। कैसा पड़ने लग जाता है? नीला पड़ने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं कौन सा रोग? न्यूमोनिया रोग। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। तो ये आपका न्यूमोनिया रोग है, समझो आप मेरी बात को। तो इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, जैसे भाई कि रोग कारक कौन सा है, किससे ये रोग फैलता है, तो आप इसको याद रखना दोनों को। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया याद रखेंगे और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ठीक है, ये आपको याद करना। तो ये तो आपके कंप्लीट हुए भाई जीवाणु जनित रोग, है ना। तो जीवाणु जनित 2 रोग हैं जिनका हमने एनसीईआरटी में मेंशन किया है, अपने सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावा और भी डिजीज हैं लेकिन वो हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों डिजीज आपको याद हो जाएंगी, एक तो हमारी टाइफाइड इंपॉर्टेंट और एक हमारा न्यूमोनिया। तो जीवाणु जनित रोग केवल इन्हीं 2 का हमें अध्ययन करना था। चलिए अब हम बात करते हैं भाई विषाणु जनित रोग पे ना, कि विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग केवल आपके सिलेबस में एक ही है, वो है सामान्य जुकाम। क्या है? सामान्य जुकाम। और सामान्य जुकाम को ना आप कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं ना। आपसे पूछे ना सर्दी लगना या सामान्य ठंड या कॉमन कोल्ड किसे कहते हैं, तो भाई सामान्य जुकाम को या कॉमन कोल्ड के या सर्दी लगने को बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो रोग कारक है, रोग कारक, इसका रोग कारक वही है आपका कौन? नासा विषाणु। कौन है रोग कारक? नासा विषाणु है, जिसका एक नाम और है राइनो विषाणु। क्या नाम है? राइनो विषाणु। तो आपको ये याद करना है कि सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड जो होता है वो नासा विषाणु की वजह से होता है, जिससे आप राइनो वायरस भी बोलते हैं, है ना, राइनो वायरस भी बोलते हैं। इसका जो संचारण होता है ना, वो भी आपको पता ही है, ड्रॉपलेट से होता है। किससे होता है? हवा में फैली हुई ड्रॉपलेट से होता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उससे निकली जो ड्रॉपलेट्स है ना, उनसे ये फैलता है। ठीक है, वैसे प्रभावित अंग नहीं है, पर फिर भी आप प्रभावित अंग की बात करें ना, तो जो आपकी नाक है ना, उसकी आंतरिक जो श्लेष्मा झिल्ली है, इसकी जो नाक की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली है ना, वो इस रोग से प्रभावित हो जाती है ना। लक्षण की मैं बात करूं कि जुकाम के लक्षण क्या है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लक्षण है नासीय संकुलता। नासीय संकुलता क्या है? नासीय संकुलता, आपको जब जुकाम हो जाता है कई बार ऐसे करते हैं ना आप, मतलब नाक में खुजली सी होती है हमेशा ही, है ना। तो नाक में खुजली होती है, बेचैनी सी होती है, उसे हम नासीय संकुलता बोलते हैं, है ना। और तरल पदार्थ का क्या होता है भाई? स्राव होता है, आप सभी को पता है ना। गले में दर्द होता है, गले में जलन होती है और आवाज़ फटी हुई सी लगती है, स्वर रुक्षता हो जाती है, मतलब आवाज़ फटी फटी सी लगती है। और ही प्रकार से बोलते हैं ना, जुकाम हो जाता है तब अपने आप पता चल जाता है कि भाई हाँ तेरे जुकाम हो रहा है। तो ये कॉमन से इसके लक्षण हैं, आप सभी जानते हैं यार इनके बारे में, क्या आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सामान्य जुकाम भी आपके हो जाएगा ना, मतलब याद हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे मत समझना कि हो जाएगा। और वैसे भी मुझे पता है बहुतों के तो हो रहा होगा ना, क्योंकि ये मौसम भी थोड़ा है, इसमें हमें फ्रिज का पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए भाई, ठंडा पानी है ना। चलिए, तो ये आपका कौन है भाई? सामान्य जुकाम है। क्या है ये? सामान्य जुकाम। तो बोलिए सामान्य जुकाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक है, तो ये विषाणु जनित रोग है ना। तो ये विषाणु जनित रोग हो गया, ये पढ़ने हैं केवल आपको, कोई ज़्यादा इतनी टिपिकल बात नहीं है इनमें। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो भाई सुनिए, प्रोटोजोआ जो जनित है ना, उसमें मैं मलेरिया को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा अभी, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब हम बात करते हैं अमीबिएसिस, यानी कि या तो आप इसको अमीबीपेचिस बोल दीजिए, या आप इसको अतिसार बोल दीजिए, या आप इसको अमीबिएसिस बोल दीजिए। अमीबिएसिस,
या आप इसको अमीबता भी कह सकते हैं, अमीबता, बहुत सारे नाम हैं। तो ये एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रोग कारक कौन होता है। तो इसका जो रोग कारक होता है ना, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या हिस्टोलाइटिका भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है ना, वो हमारी बड़ी आंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत्र में, ठीक है। तो जो अमीबीय पेचिश या अतिसार या अमीबियसिस रोग है वो किसकी वजह से होता है भाई? एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ, परजीवी आप जिसको बोल सकते हैं। तो प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। तो इसकी वजह से हमारे अंदर अमीबी पेचिश या अतिसार रोग हो जाता है, ठीक है। इसका जो संचारण होता है ना, इसका जो संचारण होता है वो होता है मल पदार्थ द्वारा संदूषित भोजन व जल से। मल पदार्थ द्वारा संदूषित भोजन व जल से। इसका मैं प्रभावित अंग की बात करूं ना, तो पूरा पाचन तंत्र, या मैं स्पेशली कह सकता हूं आंत्र, है ना। और इसके मैं वाहक की बात करूं तो इसका वाहक है आपकी इम्पोर्टेंट घरेलू मक्खी। कौन है? घरेलू मक्खी। लक्षण की मैं बात करूं ना, तो वैसे तो पेट में ऐंठन वगैरह ये होती रहती हैं, कब्ज हो जाती है, ऐंठन होती है, कब्ज होती है। और जो मल होता है ना, उस मल में अत्यधिक होती है श्लेष्मा व रक्त के थक्के। रक्त के क्या होते हैं? थक्के आते हैं ना, या ब्लीडिंग होती है। तो ये लक्षण है। यदि मैं बचाव की बात करूं तो बचाव तो बहुत नॉर्मल है। आप संदूषित भोजन और उसका सेवन मत कीजिए पानी का, ये बचाव है, ठीक है। तो सुनिए, ये आपकी जो डिजीज है ना, जिससे आप क्या बोलते हैं? अमीबियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, जीवाणु जनित रोग हमने देख लिए। जीवाणु के द्वारा एक हमने टाइफाइड का अध्ययन किया, एक हमने निमोनिया का अध्ययन किया, क्लियर हो गया दोनों। उसके बाद हमने विषाणु जनित रोग देखा। विषाणु जनित में हमने क्या पढ़ना था? सामान्य जुकाम पढ़ना था, कॉमन कोल्ड, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है ना। प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से हमारे अंदर दो डिजीज हैं जो हमें एनसीईआरटी में पढ़नी है। एक तो पढ़नी है मलेरिया और एक है अमीबियसिस। तो मलेरिया को तो मैं सबसे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं अमीबियसिस। तो जो अमीबियसिस रोग है उसका जो रोग कारक होता है ना, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये कहाँ पाया जाता है बोलिए? ये पाया जाता है आपकी बड़ी आंत्र में। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत्र में, ठीक है। घरेलू मक्खी इसकी वाहक हैं। इसके स्रोत या संचारण की मैं बात करूं तो मल पदार्थ द्वारा जो संदूषित पेय है ना, वो उसके वजह से। प्रभावित अंग, लक्षण, बचाव, ये सारे आपको पढ़ लेने, इनमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है इनमें, नॉर्मल से पॉइंट है ये, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने किसके बारे में? कृमि जनित रोग, है ना। तो ये अपने प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए जिसमें हमने अमीबियसिस पढ़ा, और मलेरिया को अभी हमें लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कृमि जनित रोग। तो कृमि जनित रोग में सबसे पहला है एस्केरियासिस। कौन है भाई? एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस को आप पढ़ लेंगे। इसका जो रोग कारक है वो कौन है भाई? मैं फटाफट से कर देता हूं क्योंकि हमें मलेरिया में टाइम लेना है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नाम का जो कृमि है ना, जिसको आप गोल कृमि के नाम से जानते हैं, वो इसका पैथोजन होता है, यानी कि रोग कारक होता है, ठीक है। तो ये आपको ना इम्पोर्टेंट याद करने केवल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का यही क्वेश्चन आता है कि भाई एस्केरियासिस नाम का कोई डिजीज है
तो इसके लिए आपसे वो पैथोजन पूछ लेगा कि भाई इसका रोगजनक बताइए, तो आपको केवल आंसर क्या करना है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है। अच्छा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का ना एक नाम और है, और वो सामान्य नाम है गोल कृमि। कौन है भाई? गोल कृमि। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कृमि होता है जिसकी आकृति राउंड होती है, गोल होती है, ठीक है, और ना, और ये जो है ना वो आपकी आंत्र में पाया जाता है। तो एक प्रकार का आंत्र परजीवी है आपके। क्या है ये? आंत्र परजीवी है, समझ गए? तो इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा? आंत्र होगा। इसका संचारण माध्यम क्या होगा? वही संदूषित जल व भोजन होगा। लक्षण वगैरह आप देख लेना, ऐसे इनको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? तो एस्केरिसिस हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कृमि रोग देखेंगे, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस या फाइलेरियाई कृमि, ठीक है। तो फाइलेरियासिस जो है उसको ना आप एक तो हस्तीपाद यानी कि इसको हाथी पांव रोग भी कहते हैं, हाथी पांव, ठीक है। एक इसको आप स्लीपद यानी कि एलिफेंसिया भी रोग बोलते हैं ना, एलिफियांसिस रोग भी बोलते हैं ना, एलिफेंट वाला। इसके अदर नाम है ये, हाथी पांव रोग भी बोलेंगे, स्लीपद भी बोलेंगे, है ना। और इसका जो रोग जनक है ना, रोग जनक जिससे वो फैलता है वो है बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई एंड बूचेरेरिया मेलाई, है ना। फाइलेरिया नाम का कृमि है ये, बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई बूचेरेरिया मेलाई नाम से ये रोग हो जाता है। इसके जो प्रभावित अंग हैं वो है आपकी लसिका वाहिनी व लसिका ग्रंथि, ये इसके प्रभावित अंग है, बहुत नॉर्मल है। उसके बाद आप बात करेंगे इसके लक्षण वगैरह की कि शरीर जगह जगह से फूल जाता है, और हमारे जो जननांग हैं उनमें भ्रूपता आ जाती है, मतलब बड़े बड़े आकृति के हो जाते हैं। तो ऐसे आप इनको पढ़ सकते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें? बचाव वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? दाद के बारे में। देखो, कृमि जनित रोग दो हैं, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, तो आपको ये पढ़ने, बस इनमें कोई समझने वाला ऐसा है नहीं कुछ। दाद, अब जो दाद है ना, दाद ये होता है कवक से, कवक ना, कवक फंगाई, कवक फफूंदी, उसकी वजह से एक रोग होता है। तो ये देखो आपके, एक तो है ट्राइकोडर्मा, माइक्रोस्पोरम, है ना, और डर्मेटोफाइटोन नाम की जो कवक वंश है ना, उनकी वजह से हमें दाद रोग होता है ना। क्या रोग? कौन सा रोग होता है? दाद रोग होता है। और इस दाद रोग में आपको पता ही है क्या होता है कि आपके त्वचा पर, आपके सिर पर, मोस्टली त्वचा पर बिछतियाँ बन जाती हैं, मतलब वो, अरे यार दाद नहीं देखा आपने? कौन बच्चा नहीं जानता? बोलिए दाद के बारे में, सभी तो जानते हैं। तो राउंड रिंग बर्म इसको क्यों बोलते हैं? रिंग माने रिंग शेप बन जाती है, रिंग शेप बन जाती है ना दाद में, तो बिछतियाँ बन जाती हैं जिनमें तेज खुजली होती है, जलन होती है, ऐसे आपको पढ़ना है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये पनपते हैं ज़्यादा, ये ग्रोइन क्षेत्र है, ऊष्मा के कारण या नमी के कारण पैरों की उंगली और इनमें ये पनपने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हैं आपके सामान्य बीमारियाँ। कौन है ये? सामान्य डिजीज है भाई, ये सब की सब। आपके लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में इनको आप देखिए, फिर मैं आपको मलेरिया पे ले चलूँगा, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी डिजीज है ना आपकी सामान्य बीमारी, ये आपको समझ में आ गई? कोई पॉइंट आपको परेशान तो नहीं कर रहा? बोलिए, बहुत नॉर्मल से सारे आप संक्रमण वाहक लक्षण ये आपको पढ़नी ही है केवल, है ना। जैसे फाइलेरियासिस का होता है वाहक मादा मच्छर है, एडिस है, क्यूलेक्स वगैरह, ये आपको पढ़ लेने हैं बस, और इसमें कुछ नहीं है। एक बार देखो फटाफट इसको। नॉर्मल से है भाई। अब मैं इसको ठीक से साफ कर देता हूँ, नहीं बाद में करूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा भाई। अब तैयार हो जाओ सभी, हैं? चलिए,
तो ये टॉपिक जैसे आज आपका कंप्लीट है ना भाई, आज जो मैंने नोट्स भेजे ना, ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ना इसे आज ही पढ़ना है भाई। जितनी भी बीमारी हैं, अभी जो मलेरिया चलेगा इसमें हम एक आरेख भी बनाएंगे, वो आरेख भी आपको बनाना है। ये सारा आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए बात करें भाई इम्पोर्टेंट अपने डिजीज पर, जिसका नाम है मलेरिया। एक एक पॉइंट को आप समझना। मलेरिया में बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत शानदार है, आपको केवल समझना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। देखिए तो मलेरिया जो रोग है, मलेरिया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा जनित रोग है? प्रोटोजोआ, यानी कि वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। सबसे पहले इसकी तो बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, इसका रोगजनक। तो इसका जो रोगजनक होता है ना, वो होता है प्लेज्मोडियम, या आप इसको, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्लेज्मोडियम, या आप इसको प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लेज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रोग होता है भाई? मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया रोग। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, इसकी वैसे 4 प्रजाति हैं। कितनी है? 4, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 है, तो 3 ही आप याद रखना, ठीक है। और एक्स्ट्रा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सुनिए, इसकी 4 प्रजाति हैं। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरी, एक होती है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। शायद मुझे लग रहा है यहाँ तक दिख नहीं रहा था पहले, अच्छा अभी तो दिख रहा है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँ, है ना। चलिए अब काम चल जाएगा आपका। फैलसीफेरम, है ना, फैलसीफेरम। और एक होता है ओवेल, एक ओवेल और होता है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नॉलेज जितनी है उतनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में 3 है, 3 ही आपके लिए आएंगे, पर फिर भी आप लिख लीजिए। तो प्लाज्मोडियम की ये 4 प्रजाति मानिए आप, वाइवैक्स, मलेरी, फैलसीपेरम और ओवेल, है ना। अब ये 4 प्रजातियां होती हैं प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की, जो हमारे अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। अब ये ओवेल का जिक्र क्यों नहीं है एनसीईआरटी में? क्योंकि ये ऐसा प्लाज्मोडियम है जो बहुत ही रेयर केसों में होता है, मतलब नगण्य न के बराबर ये पाया जाता है ओवेल, इसलिए इसका मेंशन नहीं है ना। फिर भी कहीं ना कहीं है, तो उसने नाम दे दिया है, ओवेल भी इसकी प्रजाति है। चलिए अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्लाज्मोडियम है, निम्न में से ऐसा कौन सा प्लाज्मोडियम है जिससे खतरनाक मलेरिया होता है? तो फैलसीपेरम होता है मैलिग्मेंट मलेरिया। जहां आपने फैलसीपेरम लिखा हुआ है ना, फैलसीपेरम अपने ब्रैकेट में, तो उसके ऊपर आप एरो लगा के ऐसे लिख लेना, मैलिग्मेंट मलेरिया होता है इसकी वजह से। कौन सा होता है? मैलिग्मेंट मलेरिया। तो सबसे खतरनाक मलेरिया जिस प्लाज्मोडियम की प्रजाति से होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से। तो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम एक ऐसी प्रजाति है प्लाज्मोडियम की जिससे मैलिग्मेंट मलेरिया होता है, यानी कि सबसे खतरनाक स्थिति वाला मलेरिया होता है फैलसीपेरम प्रजाति से, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन, है ना, कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सी प्रजाति फैलाती है? तो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। चलिए साहब, तो ये रोगजनक की बात हो गई। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका वाहक कौन होता है। तो इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन है भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब यहाँ से क्वेश्चन सुनिए, हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हर साल का मतलब है अल्टरनेटिव, या लगातार भी आ जाता है या अधिकतर पूछा जाता है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो भाई आप इसको। क्यों मान के चलिए? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है। सुनिए क्वेश्चन कैसे देता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, मलेरिया परजीवी का वाहक। तो मलेरिया परजीवी तो है प्लाज्मोडियम। अरे ये प्रोटोजोआ को परजीवी भी कहते हैं, परजीवी भी होते हैं ये। तो परजीवी तो है प्लाज्मोडियम, और परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज। अरे आज तक हम ये समझते आए थे ना कि मलेरिया को मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाता है। अरे भाई मादा एनाफिलीज मच्छर तो ना उस मलेरिया को फैलाने वाले जो प्लाज्मोडियम है उसको लेकर जाता है और बॉडी के अंदर प्रवेश कराता है। तो ये तो वाहक है। वाहक किसको कहते हैं? जो ले जाता है। समझ गए? ये खुद रोग नहीं फैलाता मच्छर, ये तो केवल क्या करता है, इस प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी के अंदर लेकर मानव के शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज आप दूर करना। मलेरिया परजीवी पूछे तो आपका आंसर है प्लाज्मोडियम, और मलेरिया परजीवी वाहक पूछे तो आपका आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन दूर करना भाई, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे जो प्रभावित अंग है, इससे दो प्रभावित अंग हैं, एक तो है यकृत और एक होती है आरबीसी। यकृत और आरबीसी इससे प्रभावित होते हैं। अब इसके लक्षण की मैं बात करूं तो यदि किसी व्यक्ति में इसका प्रवाह संक्रमण हो जाए प्लाज्मोडियम का, तो 48 से 72 घंटे के बाद में उसे तेज कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और सिर में तेज दर्द होता है। मलेरिया रोग जब होता है ना तो उसका मेन लक्षण क्या है? कपकपी आती है, कपकपी शिवरिंग होती है और बुखार आता है। ठीक है, ये लक्षण है उसके। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को बोलिए, ठीक है? ये 4 पॉइंट आप सभी बच्चों को याद हैं कि इसका रोग जनक तो होता है प्लाज्मोडियम। उसकी कितनी प्रजाति बोलिए? 4 प्रजाति। कौन कौन सी? वाइवैक्स, मलेरी, फैल्सीफेरम और ओवेल। जो फैल्सीफेरम है उससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, मतलब खतरनाक मलेरिया होता है। और जो वाहक है इसका वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत और आरबीसी। यकृत और आरबीसी। और इसके लक्षण की मैं बात करूँ ना, लक्षण की, तो इसके लक्षण 48 से 72 घंटे बाद तेज कपकपी होती है, बुखार आ जाता है ना, लगातार बुखार रहता है उतरता चढ़ता हुआ, और सिर में तेज दर्द रहता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब सुनो, अब हम अपने काम की बात पर चलते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ तभी हमारा काम होगा। ये सारे पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे ना आराम से। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। जो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है ना, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी होता है, इसके जीवन चक्र को देखना है अब हमें कि भाई ये अपना लाइफ साइकिल कैसे रन करता है या चलाता। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, केवल थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ठीक है, अब सुनिए, एक छोटा सा करेक्शन और करना है आपको अपने नोट्सों में। एक छोटा सा करेक्शन मैं बता दूंगा, अभी पहले सुन लीजिए। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी है वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे जीता है, अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है। तो सुनिए भाई, जो प्लाज्मोडियम है ना, वह एक द्विपर्पोषी जीव है, द्विपर्पोषी है। अच्छा, द्विपर्पोषी आप किसको कहते हैं? मतलब प्लाज्मोडियम एक ऐसा परजीवी है जो 2 प्राणियों के अंदर या 2 जीवों के अंदर अपना लाइफ चक्र पूरा करता है, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्पैन पूरा करता है। ठीक है, लाइफ साइकिल को। तो 2 परपोषी कौन कौन है इसके? एक तो है मानव,
और एक है मच्छर, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है ना, ये दोनों जीवों के अंदर रहता है, शरीर के अंदर, और अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, अर्थात अपनी संतानें बनाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मानव है ना, मानव, इसके अंदर तो ये करता है अलैंगिक जनन। क्या करता है? अलैंगिक जनन। और मच्छर के अंदर ये करता है लैंगिक जनन। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। जो प्लाज्मोडियम है वो द्विपरपोषी है, दोनों में अपने जीवन चक्र को चलाता है, मानव में भी और मच्छर में भी। तो मानव में तो करता है ये कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो ये तो हुआ द्वितीयक परपोषी। अब इसमें एक कन्फ्यूजन था, मैं आपको बता दूं कि कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो मानव है वो प्राथमिक परपोषी है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, बड़ी बड़ी बुक है ना, उनमें अब ये माना गया है कि जिसमें ये अलैंगिक जनन करेगा वो सेकेंडरी होस्ट होगा, और जिसमें लैंगिक जनन करेगा वो प्राइमरी होस्ट होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप उस लाइन को करेक्शन कर लेना, नोट्स में से लिखा हुआ है ना कि मानव में ये अलैंगिक जनन करता है जो कि प्राथमिक परपोषी है, तो आप उसमें प्राथमिक की जगह पे द्वितीयक परपोषी कर लीजिए मानव को, ठीक है। और मच्छर को कर लेना प्राथमिक परपोषी, जिसमें ये कौन सा जनन कंप्लीट करता है? लैंगिक जनन। क्या करेक्शन करवाया मैंने कि मानव तो है द्वितीयक परपोषी जिसमें ये अलैंगिक जनन करता है, और मच्छर होता है प्राथमिक परपोषी जिसमें ये लैंगिक जनन कंप्लीट करता है। और अपवाद है उसको काट देना, ठीक है। अब ये सही कर दिया है, अपवाद वगैरह अब इसको नहीं माना गया है। आज जो नई बुक हैं उनमें ये माना गया है कि मानव जो है ना उसमें अलैंगिक जनन करता है ये, तो इसको हम द्वितीयक परपोषी कहते हैं। और जो मच्छर है जिसमें लैंगिक जनन करता है उसे हम इसका प्राथमिक परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये द्विपरपोषी जीव है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम इन दोनों जीवों में इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं कि मानव में तो ये कैसे अपना जीवन चक्र चलाता है और मच्छर में ये कैसे अपना जीवन चक्र चलाता है। तो मैंने नोट्सों में प्रत्येक के पॉइंट लिखे हुए हैं। अब सुनो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मानव के अंदर ये प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कैसे चलेगा। देखो बहुत सिंपल है, आप कंसेप्ट समझिए केवल। सुनो, जब भी कोई मादा एनाफ्लीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है। जब ये स्वस्थ व्यक्ति को काटती है ना, जब भी कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो इस मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथि जो होती है ना, लार ग्रंथि, कौन की? मादा एनाफ्लीज की। इस लार ग्रंथि में इसकी संक्रमणकारी अवस्था, अब ये इसको इम्पोर्टेंट मैंने लगा हुआ है, जिसको आप जीवाणुज या स्पोरोजोइट कहते हैं। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ध्यान सुनिए। कोई मच्छर है मादा एनाफ्लीज, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में, किसमें? लार में। हम अपनी स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं कि मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम जो परजीवी है जो आपके अंदर मलेरिया रोग फैलाएगा, तो प्लाज्मोडियम की एक संतान उपस्थित होती है उसकी लार में, और वो संतान ऐसी है जो संक्रमण फैलाती है ना। और उस संतान का नाम है, या तो आप उसको जीवाणुज कह सकते हैं या आप उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। कहने का क्या मतलब है कि प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमण जब फैलाता है तो वो एक रूप में रहता है, और उस रूप को आप कहते हैं स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। तो ये आपके लिए नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मलेरिया की संक्रमण अवस्था का नाम बताओ, या मलेरिया परजीवी की संक्रमण अवस्था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी की संक्रमण अवस्था का नाम। तो मलेरिया परजीवी तो प्लाज्मोडियम है, और उसकी संक्रमण अवस्था का क्या नाम होता है भाई? स्पोरोजोइट होता है। क्या होता है? स्पोरोजोइट। बहुत सिंपल से पॉइंट है, आप ध्यान से समझते हुए चलिए, है ना। सपोज कीजिए आपके पास एक मादा एनाफ्लीज मच्छर है, तो उसकी लार में कौन है? स्पोरोजोइट हैं, और स्पोरोजोइट कौन है? संक्रमण फैलाते हैं। ये एक प्रकार के प्लाज्मोडियम है जो संक्रमण फैलाएंगे, मतलब
मलेरिया रोग फैलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जब भी कोई मादा स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो इसकी लार ग्रंथि में जो इसकी संक्रमणकारी अवस्था जीवाणु या स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं ना, वो उस व्यक्ति के रक्त में क्या कर जाते हैं भाई, प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आ गई बात। रक्त में प्रवेश कर गए तो रक्त में प्रवेश करने के बाद ये सबसे पहले यकृत में पहुंचते हैं। अब ध्यान सुनना, रक्त में प्रवेश कर गए ना, कौन, स्पोरोजोइट, किसके, व्यक्ति के में। समझ गए ना कैसे किए। अब आगे क्या होगा, जैसे ही उस व्यक्ति के रक्त में ये स्पोरोजोइट पहुंचते हैं वो जाते हैं यकृत में। अब यकृत में पहुंचते हैं ना तो वहां अपनी ये संख्या बढ़ाते हैं यकृत में जाके, और कौन सा जनन करेंगे, अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। तो यकृत में पहुंचेंगे तो यकृत में जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन पदार्थ, उसको ये अपना भोजन बनाते हैं। तो उस भोजन को खाते हैं और अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कौन से जनन के माध्यम से, अलैंगिक जनन के माध्यम से। और जब ये अलैंगिक जनन के माध्यम से यकृत में करते हैं ना तो यकृत की जो कोशिका होती है, कोशिका, उनको, कोशिका को फोड़ देते हैं, या फोड़कर या नष्ट करके, कोशिका को फोड़कर ये बाहर निकलते हैं। सबसे पहले तो कहाँ, ये यकृत की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में इन्होंने ग्लाइकोजन को खाया, वहाँ पे अपना अलैंगिक जनन कंप्लीट किया, अपनी संख्या बढ़ाई और उनकी यकृत की कोशिकाओं को तोड़कर बाहर निकल के आ गए। अब बाहर निकलकर ये कहाँ जाते हैं, वहीं यकृत जो आरबीसी होती है उसमें। तो बाहर निकलकर ये आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में ये दोबारा से अपना क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा देते हैं और हमारी अधिकांश आरबीसी को क्या कर देते हैं, संक्रमित करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अधिकांश आरबीसी को संक्रमित किया तो आरबीसी में जो होता है ना हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनना भाई, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को ये मुख्य रूप से अपना भोजन मानते हैं। कौन, प्लाज्मोडियम। अब ये स्पोरोजोइट है ना, अब ये स्पोरोजोइट भी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ट्रोफोजोइट बन जाएंगे, साइजोंट बन जाएंगे, ऐसे इनके नाम है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर आप सुन लेना। स्पोरोजोइट है वो जब यकृत कोशिका में जाएंगे, अपना अलैंगिक जनन करेंगे, कोशिका को फोड़कर बाहर आएंगे, फिर अपनी आरबीसी पे अटैक करेंगे, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन को खाएंगे और अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं। और इनको आप एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है साइजोंट। साइजोंट एक प्लाज्मोडियम का वयस्क रूप है, ट्रोफोजोइट या साइजोंट, ठीक है। कुल मिला के ये बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये बड़े हो जाते हैं ना या आरबीसी को संक्रमित कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, आरबीसी को जब नष्ट करते हैं, आरबीसी को जब ये नष्ट करते हैं ना तो ये एक पदार्थ का स्रावन करते हैं और उस पदार्थ का नाम होता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। जब ये साइजोंट या स्पोरोजोइट आरबीसी को संक्रमित कर उसे नष्ट करते हैं तो एक पदार्थ का स्रावन होता है हीमोजोइन का, और ये पदार्थ हमारे रक्त में स्रावित होता है और इसी हीमोजोइन की वजह से हमें कपकपी आती है और हमें तेज बुखार आ जाता है, और इसी को आप क्या कह देते हैं, मलेरिया कह देते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन बार ये लगातार हमें ये घटनाक्रम चलता रहता है और हमें बुखार आता रहता है। तो ऐसे होता है मलेरिया रोग। कितना सिंपल है बोलो। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, देखिए कैसे, कि सबसे पहले किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को एक मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है, और वो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है जिसकी लार में कौन है, संक्रमणकारी प्लाज्मोडियम, जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोइट। अब सपोज करो ये स्पोरोजोइट उस मानव के अंदर रक्त में प्रवेश कर गए, उस मानव के ये यकृत में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर ये अलैंगिक जनन करेंगे, अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, फिर यकृत की कोशिकाओं को तोड़कर ये बाहर निकलेंगे और फिर किस पे आक्रमण करेंगे, आरबीसी पे। और आरबीसी में अपना कौन सा जनन करते हैं, ये अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन जब करते हैं ना तो अलैंगिक जनन करते हैं तो जब ये आरबीसी को नष्ट करते हैं तो एक हीमोजोइन नाम का पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो ये हीमोजोइन पदार्थ ही हमारे कपकपी युक्त तेज बुखार या ठंड लगना या 3 से 4 दिन के अंतराल में जो बुखार आता है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अरे कुल मिलाकर बात ये मलेरिया रोग के लिए कौन सा पदार्थ,
हीमोजॉइन पदार्थ। तो ये हो गया मानव में इसका जीवन चक्र। मानव में इसने पूरा काम कर लिया। अब पता है क्या होता है, अब हम बात करते हैं भाई अब मच्छर के शरीर में कैसे आएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, अब इसी व्यक्ति की बात है। अब ये वो व्यक्ति है जिसके रक्त में कौन है भाई, मलेरिया परजीवी हैं। तो ये पता है मलेरिया परजीवी क्या करते हैं, इस व्यक्ति की आरबीसी में ना अपने गैमेट और बना देते हैं, युग्मक और बना देते हैं। किसमें, जिसको ये संक्रमित करते हैं ना उसके रक्त में गैमेट बना दिए। और गैमेट कहाँ बनाएंगे, ये आरबीसी के अंदर। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। अब सुनो, अब क्या होता है कि अब कोई सामान्य एनाफ्लीज मच्छर, अब सामान्य एनाफ्लीज मच्छर के बारे में आप जानते हैं। सामान्य एनाफ्लीज मच्छर वो है जिसकी लार ग्रंथियों में ये परजीवी नहीं है, उसको आप सामान्य एनाफ्लीज मच्छर बोलेंगे, ठीक है। अब कोई सामान्य एनाफ्लीज मच्छर है जो यदि संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करती है। ध्यान सुनो भाई, अरे इन एनाफ्लीज को क्या पता है कि संक्रमित है या नहीं है, समझ रहे ना। तो ये कोई संक्रमित व्यक्ति है, मान लीजिए मेरे अंदर मलेरिया है, ठीक है। तो मेरी आरबीसी में इन प्लाज्मोडियम के कौन है, गैमेट, युग्मक हैं। एम आई राइट और नॉट, गैमेट हैं इनके। अब पता है क्या हुआ, अब मैं संक्रमित व्यक्ति हूँ। देखो पहले तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था, ठीक है। अब कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर मुझे काटने आई रात में, ठीक है। हाँ नाइट में आते हैं, नहीं आते क्या, हाँ। तो कोई भी, हाँ हंसो मत यार, जब भी कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर मुझे काटने आती है ना, तो पता है क्या होता है कि अब मान लीजिए वो एक ऐसी मादा एनाफ्लीज है जिसकी लार में कौन है, स्पोरोजोइट। तो उसने मेरे अंदर डंक मारा, तो मेरे रक्त में वो स्पोरोजोइट चला गया, ठीक है। वो स्पोरोजोइट सबसे पहले रक्त के माध्यम से कहाँ गया, यकृत में। यकृत की कोशिकाओं को नष्ट किया, फिर आरबीसी में गया, फिर वहाँ अपना अलैंगिक जनन किया, अपने गैमेट बनाए और मेरे अंदर मलेरिया रोग फैला दिया। अब मैं कैसा व्यक्ति हूँ बोलो, अब मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मैं एक संक्रमित व्यक्ति हूँ। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए एक दूसरी नाइट में कोई ऐसी एनाफ्लीज आई जो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल फ्रेश एनाफ्लीज है। बिल्कुल फ्रेश एनाफ्लीज का मतलब आप समझ रहे, जिसके पास ऑलरेडी स्पोरोजोइट नहीं है, ठीक है। अब सामान्य एनाफ्लीज यदि मुझे काटती है, डंक लगाती है, तो पता है क्या होगा, वो मेरे रक्त का चूषण करेगी। तो मेरे रक्त में तो आरबीसी हैं और उन आरबीसी में क्या है, गमारो गैमेट हैं। क्या है मेरी आरबीसी में, गैमेट। किसके गैमेट बोलिए, किसके, प्लाज्मोडियम के, ठीक है। तो जब भी कोई सामान्य एनाफ्लीज मच्छर यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को काटे, संक्रमित व्यक्ति को, तो जो गैमेट होते हैं ना आरबीसी में उपस्थित गैमेट, वो उसके कहाँ चले जाएंगे, बॉडी में चले जाएंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे। और स्पेशली उसकी आंत्र और आमाशय में जाके वो गैमेट जो हैं वो निषेचित होकर, निषेचन करके क्या बना लेंगे, अपनी संतान बना लेंगे और दोबारा से क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट कौन के अंदर बने बोलिए, सामान्य एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, जिसने किसको काटा था, एक संक्रमित व्यक्ति को। तो उसकी बॉडी के अंदर कौन गए, गैमेट गए। तो लैंगिक जनन कंप्लीट हो रहा है ना किसमें, एनाफ्लीज मच्छर में। और अलैंगिक जनन किसके अंदर किया था बोलिए, मानव के अंदर। समझ में आ गई बात। अरे लैंगिक जनन तो आप उसको बोलते हैं ना जिसमें गैमेटों का संलयन हो। अरे गैमेट बने थे यहाँ पर केवल मानव के अंदर, संलयन नहीं हुआ था। संलयन कहाँ हुआ, इस मादा एनाफ्लीज के आमाशय में, समझ गए। यहाँ पे संलयन हुआ तो नई संतानें बनी जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट इसके कहाँ, किस में आ गए बोलिए, दोबारा से लार ग्रंथि में। अब ये वो एनाफ्लीज बन गई जिसकी लार ग्रंथि में कौन है बोलिए, स्पोरोजोइट। अब यदि ये एनाफ्लीज किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो बोलिए दोबारा से यही चक्र स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्लियर। चलिए, तो समझ में आई कि बात नहीं आई। अब पता चल गया आपको कि ये मलेरिया रोग कैसे फैलता है। और जो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम, उसको हम द्विपरपोषी क्यों बोलते हैं, या इसके द्विपरपोषी कैसे होते हैं, एक होता है मानव और एक होता है मच्छर। तो मानव में ये अलैंगिक जनन कंप्लीट करती है और मच्छर में ये लैंगिक जनन,
है ना। अब कैसे होता है ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं। फिलहाल आप 1 मिनट इसको पढ़ के देखो पहले प्रत्येक पॉइंट को, फिर डायग्राम पे चलते हैं। पढ़िए पहले इसको, फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा इसका फटाफट। 2 मिनट का टाइम है आपके लिए। एक एक पॉइंट पढ़िए, नोट्स के एक एक पॉइंट पढ़ो और अब देखो इसको इसके बारे में कर सकते नहीं कर सकते, बहुत नॉर्मल सा है। बहुत नॉर्मल है भाई, ज़्यादा ही नॉर्मल है, आराम से कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब जो आपकी बुक है ना, बुक, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इस डायग्राम की हम बात करते हैं। समझते हुए चलना। आपकी बुक है और उसमें मैंने शायद 8.1 टेबल है क्या, वो एक अलग से पन्ना छुड़वाया है ना मैंने, उसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना है, टेबल बनानी है। ठीक है, चल रही है क्या? ठीक है भाई, चलिए तो सुनिए, तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सुनिए, सबसे पहले क्या है, ये कोई भाई व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति का हाथ है। यार मान लो ऐसे मैं कोई पेंटर थोड़ी हूँ, है ना, ये किसी व्यक्ति का हाथ है भाई। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है और इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर, अब मच्छर का रंग कैसा होता है, कैसा भी मान लीजिए, चलो मैं ब्लू कलर का बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये इसका डंक है भाई मच्छर का, ये इस मच्छर का शरीर है। ठीक है, ये इसकी टांगें मैं बना देता हूँ, ऐसी लंबी लंबी सी इसकी टांगें होती हैं, है ना, और इसके पंख में बना देता हूँ वाइट कलर के। चलिए साहब, ये इसके पंख हैं। सपोज कीजिए, हाँ मच्छर सही लग रहा है, यह कोई मच्छर है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को क्या कर रही है, संक्रमित कर रही है, मतलब इसका रक्तपान कर रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं इसकी लार ग्रंथि में, इसकी लार ग्रंथि में कौन होंगे, प्लाज्मोडियम, तो वो इस व्यक्ति के सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेंगे, बोलिए यकृत में। कहाँ पे पहुँचेंगे, यकृत में। अब सपोज कीजिए ये प्लाज्मोडियम है, सॉरी स्पोरोजॉइट है, कौन है ये, स्पोरोजॉइट, तो ये स्पोरोजॉइट किसके अंदर पहुँच चुके हैं, यकृत के अंदर। मैंने यही तो बताया था आपको कि सबसे पहले ये यकृत के अंदर पहुँचते हैं। अब यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं, अब ये आपके स्पोरोजॉइट हैं, ये क्या करती हैं, इन यकृत कोशिकाओं पे अपना आक्रमण करती हैं और इन यकृत कोशिकाओं में अपनी संख्या बढ़ाकर अलैंगिक जनन कंप्लीट करती हैं और अपनी, अब ये इसको तोड़ दिया और ये बाहर निकल गए, स्पोरोजॉइट बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने के बाद ये स्पोरोजॉइट किसको संक्रमित करते हैं, बोलिए आरबीसी को। किसको, आरबीसी को। ये तो यकृत की कोशिकाएं, ये आरबीसी है, तो आरबीसी को इन्फेक्ट किया। आरबीसी को जब ये इन्फेक्ट करती हैं तो अपना ये अलैंगिक जनन करती हैं और यहाँ अपनी बहुत ज़्यादा संतान बना लेती हैं। संतान बनाने के बाद क्या है भाई, संतान बनाने के बाद यहाँ से ये जो स्पोरोजॉइट हैं वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए आरबीसी को इन्होंने नष्ट कर दिया और ये दोबारा से यहाँ भी पहुँच जाएंगे, आरबीसी को नष्ट कर दिया। अब ये जो स्पोरोजॉइट है ना, ये वाले, मतलब आप इसको साइजोंट वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी आरबीसी में कुछ गैमेट भी बना देते हैं। मान लीजिए ये गैमेट वाला पार्ट है, ये आरबीसी ये गैमेट है। अब इसके गैमेट दो प्रकार से मान लेता हूँ मैं, एक नर गैमेट, ये नर गैमेट है और ये मादा गैमेट है। बहुत सिंपल है, आप डायग्राम में देख लेना आपको मिल जाएगा, है ना। ये नर गैमेट, ये मादा गैमेट बन गए। अब ये संक्रमित व्यक्ति है। अब पता है क्या होता है कि ये जो गैमेट है ना, अब ये बहुत सारे गैमेट हैं, देखो ये इसके युग्मक हैं। कौन है ये, युग्मक। तो ये युग्मक इस व्यक्ति के अंदर होंगे। अब सपोज कीजिए
ये दोबारा से यहाँ पे मैं एक हाथ बनाता हूँ। अब ये कौन सा व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है। तो ये संक्रमित व्यक्ति का हाथ है, लेकिन यहाँ पर कैसे व्यक्ति का हाथ था? ये स्वस्थ व्यक्ति का। और मादा एनाफिलीज कैसी थी? जिसके पास स्पोरोजोइट है। ठीक है, अब ये संक्रमित व्यक्ति का हाथ है, और इस संक्रमित व्यक्ति को यदि अब कोई सामान्य मादा एनाफिलीज काटे, अब देखो, अब ये सामान्य मादा एनाफिलीज है जिसके पास स्पोरोजोइट नहीं है, लेकिन ये संक्रमित व्यक्ति है। तो पता है क्या होता है? जो युग्मक होते हैं ना, युग्मक, उन युग्मकों का इसमें क्या होता है भाई? संलयन। ये युग्मक है, ये मान लीजिए मादा युग्मक था, और ये इसका मैं नर युग्मक मान लेता हूँ। तो ये युग्मक जो इस मादा एनाफिलीज है, इसने संक्रमित व्यक्ति को काटा था ना, तो इसमें ये निषेचन कर रहे हैं। कहाँ पे? आमाशय में। ये आमाशय, इस आमाशय में जाके इनका क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है। और निषेचन होने के बाद ये इसकी लार ग्रंथि है, और इस लार ग्रंथि में ना बहुत सारे कौन आ गए? स्पोरोजोइट। कौन आ गए? स्पोरोजोइट। अब ये वो मादा एनाफिलीज है जिसकी लार ग्रंथि में कौन है? स्पोरोजोइट। और फिर ये वापस से किसी भी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर सकती है? संक्रमित कर सकती है। अब ये दूसरा लाइफ साइकिल चल गया ना, दूसरा चक्र। तो ये होता है भाई मानव और मच्छर में लाइफ साइकिल, है ना, समझ रहे? अब इसमें एक एरो लगा हुआ है, ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये तो है मच्छर परपोषी में, और ये है मानव परपोषी में जीवन चक्र। समझ गए? तो यहां से लेकर यहां तक तो ये मानव परपोषी में जीवन चक्र है, और यहां से यहां तक का ये मच्छर परपोषी में जीवन चक्र है। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में केवल मच्छर परपोषी के जीवन चक्र की थ्योरी पूछी थी, और उसी का डायग्राम पूछा था। तो आप तो पूरे को बना लेना, बहुत नॉर्मल है। आप बुक में इसको बना के देखना, उसमें पूरी हेडिंग्स लाइन लिखी हुई हैं, आप उससे समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप बुक में देखना। अरे नॉर्मल सा है भाई, ज़्यादा टिपिकल नहीं है यार। समझ में आई के बात नहीं आई? बोलिए। ये जीवन चक्र वाला आरेख है जो मानव और मच्छर दोनों में हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको कोई मादा एनाफिलीज काटती है जिसकी लार में कौन है? स्पोरोजोइट संक्रमणकारी। वो इसके यकृत में जाते हैं, यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक जनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर ये जाते हैं किसमें? आरबीसी में। आरबीसी को इन्फेक्ट करती हैं, आरबीसी को तोड़ती हैं। आरबीसी को तोड़ती हैं तो हीमोजोन, यहाँ उसको बुखार हो जाएगा। और फिर ये अपने गैमेट भी बनाती हैं आरबीसी में। और ये गैमेट जो है, ये गैमेट यदि संक्रमित व्यक्ति में, तो यदि संक्रमित व्यक्ति को कोई दूसरी मादा एनाफिलीज काट ले जो स्वस्थ होती है, तो उसके आमाशय में ये जाकर निषेचित होते हैं, और फिर ये लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट बन जाते हैं। और दोबारा से यदि ये सामान्य एनाफिलीज किसी भी व्यक्ति को काटती है, अब ये फिर दोबारा स्वस्थ व्यक्ति आ गया, तो यही साइकिल चलता रहता है। ये है मलेरिया का जीवन चक्र का आरेख। समझ में आ गई? अब इसके बाद आपके छोटे से टॉपिक हैं, वो आप पढ़ लेना। कौन से? नियंत्रण और व्यातकाएं पढ़नी है, वे केवल रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे लिखे हुए आपके, जन स्वच्छता वगैरह, ये ना कंट्रोल वगैरह करके। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। बाकी कल हम बात करते हैं एड्स और कैंसर पे। ठीक है, ओके। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इस डायग्राम की बना के, भाई बना के प्रैक्टिस करनी है। रफ में दोनों को देखना है कि मच्छर परपोषी में कहाँ से कहाँ तक है, और मानव परपोषी में। मच्छर परपोषी में ना आप वहाँ तक कर देना, चाहे तो करना, चाहे तो यहाँ तक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो बाकी बात करते हैं कल।